नाउ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, जब भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आज क्या बात करेंगे? तो आज कुछ नया नहीं, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के सीरीज में लेक्चर नंबर 6 है, पार्ट 1, जिसमें आज हम लोग बेसिकली कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले इसमें मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, या इसके बारे में अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा, नहीं पता तब इसको सुने। क्या क्वेश्चन है? पहले देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा, समझना होगा कि कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ते क्यों हैं। इससे पहले क्वेश्चन इसमें मैं उठाया हूँ, जो कि वाई वी नीड कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि कॉम्पटन इफेक्ट का क्या जरूरत है, क्या नीड है, क्यों पढ़ते हैं, इसको पढ़ने का क्या सिग्निफिकेंस है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है रियल लाइफ एप्लीकेशन कॉम्पटन इफेक्ट का क्या है, यानी कि हम जो डेली डे टू डे लाइफ में जो हम लोग रह रहे हैं उसमें जो रियल लाइफ एप्लीकेशन कॉम्पटन इफेक्ट का क्या है। तो ये दोनों का आंसर हम लोग जानेंगे, उसके बाद हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट पे प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, नीड कॉम्पटन इफेक्ट इसलिए क्योंकि कॉम्पटन इफेक्ट हमको यह बताता है, एक्चुअली ये बताता है कि जो लाइट है वो सिर्फ वेव नेचर के साथ नहीं एसोसिएट होता है, उसके साथ पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के साथ वेव नेचर तो होता ही है, रियलिटी में जो पार्टिकल नेचर होता है उसको एक्चुअली कॉम्पटन इफेक्ट ही एक्सप्लेन करता है। कॉम्पटन इफेक्ट के थ्रू हम ये एक्चुअली में पता कर सकते हैं कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर है, उसको एसोसिएटेड है, यानी कि सिर्फ वेव नेचर से हम लाइट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये था नीड ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ठीक ठाक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी हमको सिग्निफिकेंस बताता है कि लाइट क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है। लेकिन जो कॉम्पटन इफेक्ट है एक्चुअल एक सिग्निफिकेंस देता है, जिससे हमको पता चलता है कि जो लाइट है वर्चुअल लाइट, जो पार्टिकल वर्चुअल नहीं बोल सकते हैं, लाइट है जो फोटोन है वो किससे मिलके, मतलब किस उसमें क्या कौन सा प्रॉपर्टी है उसके पास एक पार्टिकल नेचर भी है। तो ये तो हो गया नीड ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है कॉम्पटन इफेक्ट का। तो देखिए, रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत सारा है, बहुत जगह पे हम कॉम्पटन इफेक्ट का यूज करते हैं। इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसके बारे में हम लोग इस पर डिस्कस नहीं करेंगे, आप नेट पे सर्च कीजिए या किसी बुक में देखिए, उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ये हम लोग का टॉपिक नहीं है। लेकिन हाँ, गामा स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बोल सकते हैं रियल लाइफ एप्लीकेशन है, जिसमें हम लोग गामा रेज को डिटेक्ट करते हैं, जैसे एस्ट्रोनॉमी में हो गया, क्या कॉस्मोलॉजी में हो गया, फिर तुम्हारा कोई न्यूक्लियर इंडस्ट्री हो गया, उसमें हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं गामा रेडिएशन या गामा रेज को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया रियल लाइफ एप्लीकेशन। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। तो कॉम्पटन इफेक्ट तरह का फेनोमिना है जिसमें क्या होता है कि जब हम किसी बोल सकते हैं, जब किसी रेडिएशन को, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरे को, जब हम किसी फ्री इलेक्ट्रॉन पे क्या करते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं कोलाइड करवाते हैं, या उसको इंसिडेंट करवाते हैं उस इलेक्ट्रॉन पे, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर जाता है, और उसके बाद जो गामा रे, जो रेडिएशन है, वो क्या करता है, स्कैटर कर जाता है। और जब वो स्कैटर करता है तो जो उसका किसी एंगल पे स्कैटर करता है, और जब वो स्कैटर करता है तो जो उसका इनिशियल वेवलेंथ रहता है और जो उसका बाद में जो वेवलेंथ रहता है उसमें कुछ डिफरेंस हो जाता है, यानी कि बाद में जो उसका वेवलेंथ आता है, स्कैटर्ड वेवलेंथ जो होता है, ग्रेटर देन होता है इंसिडेंट वेवलेंथ। यानी कि वर्से इसको इस तरह से बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में, कि जो पहले वाला फ्रीक्वेंसी था वो कैसा रहता है, पहला वाला फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, और बाद वाला फ्रीक्वेंसी रहता है वो कम जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है। तो कुछ इस तरह से इसको हम समझेंगे। और जो इलेक्ट्रॉन होता है रिकॉइल कर जाता है किसी एंगल से। इसमें क्या होता है कि जो दोनों वेवलेंथ जो होता है, इनिशियल वेवलेंथ और जो बाद में वेवलेंथ होता है, उसके बीच में कुछ डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम लोग लेते हैं शिफ्ट इन वेवलेंथ। तो ये था कॉम्पटन इफेक्ट। तो अब हम लोग कॉम्पटन इफेक्ट को लिखते हैं कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है। देखिए, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है, इसको हम लोग अब डेफिनेशन के तौर पर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि, देखिए यहां तक नोट कर लीजिए कि वेन X-rays incident when X-ray incident on free electron then radiation scattered from its initial direction
y सम एंगल, किसी एंगल से स्कैटर कर जाता है, एंड इट इज फाउंड दैट इनिशियल वेवलेंथ, और वी कैन से दैट इंसिडेंट wavelength is less than scattered wavelength. अभी क्या देखिए कि जब भी एक्सरे यानी कि कोई भी रेडिएशन, जब इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट होता है तो क्या करता है कि जो एक्सरे जो रेडिएशन होता है वो स्कैटर कर जाता है फ्रॉम इट्स इनिशियल डायरेक्शन, और वो बोल सकते हैं इंसिडेंट डायरेक्शन से, वाई सम एंगल, किसी एंगल से, एंड ये पाया जाता है कि जो उसका इनिशियल जो इंसिडेंट वेवलेंथ था वो क्या होता है, लेस होता है एज कम्पेयर टू स्कैटर्ड वेवलेंथ। कुछ इस प्रकार से देखिए, इसको हम लोग डायग्राम से कुछ समझते हैं, यानी कि इसको हम लोग कुछ प्लॉट करके देखते हैं। एक्स क्या देखिए, अगर मान लीजिए ये फ्री इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन था, यहाँ तक आप नोट कीजिए, ये इलेक्ट्रॉन था, और मान लीजिए कहीं से कोई रेडिएशन आया या कोई एक्सरे आया, सपोज कर लीजिए ये एक्सरेज है, आकर के इस इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, इंसिडेंट हुआ, मतलब इसे टकराया। जब इसे टकराता है तो क्या होता है कि जो रेडिएशन होता है वो क्या करता है, स्कैटर कर जाता है अपने इंसिडेंट डायरेक्शन से बाय एंगल सम फाई, किसी फाई एंगल से स्कैटर कर गया, यानी कि फाई एंगल से क्या किया, डेविएट कर गया। और जो ये इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन किसी थीटा एंगल से क्या करता है, रिकॉइल कर जाता है, यानी कि किसी थीटा एंगल से वे इधर डिफ्लेक्ट हो गया। ऑलराइट, तो देखिए एक्सरे क्या है, हम लोग क्या है कि वेव, मतलब रेडिएशन को हम लोग वेव नेचर भी रहता है तो उसके साथ वेव एसोसिएटेड भी शो कर सकते हैं कि उसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है, तो इसके साथ जो वेव एसोसिएटेड है इसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या हुआ, जब भी एक्स रे यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन को जब हम इम्पार्ट किए इस इलेक्ट्रॉन पे, कैसा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो एक कुछ देखा गया कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ था और जो फाइनल वेवलेंथ था उसमें क्या आ रहा है कि जो फाइनल वेवलेंथ है वो ग्रेटर देन है इंसिडेंट वेवलेंथ। क्या बोलना चाह रहे हैं आप, देखिए जो लेमडा डैश है वो ग्रेटर देन है लेमडा, कुछ इस ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली कुछ ऐसा देखा गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि इसको हम लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे। देखिए इसको सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब क्यों क्लासिकल मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सुनिए, इसके बारे में सबसे बड़ी एक्सप्लेनेशन ये है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार एनर्जी किस तरह का होता है, एनर्जी कॉन्टिन्यूस होता है कि डिस्क्रीट होता है। हाँ जी, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर कॉन्टिन्यूस एनर्जी होता है तो कभी भी इस फिनोमेना को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूस एनर्जी के कारण क्या कर रहा था, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ठीक। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स को फिर एक्सप्लेन किया, क्योंकि अब तो क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गया, अब कौन एक्सप्लेन करेगा, क्वांटम मैकेनिक्स आया। क्वांटम मैकेनिक्स इसको एक्सप्लेन करता है, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स किस प्रिंसिपल पे चल रहा है, वो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे चल रहा है, यानी कि प्लैंक पोस्टुलेट पे चल रहा है। अब प्लैंक पोस्टुलेट हम लोग अच्छा जानते हैं क्या है, कि प्लैंक पोस्टुलेट के अनुसार जो एनर्जी होता है वो डिस्क्रीट होता है, ना कि कॉन्टिन्यूस होता है, यानी कि किसी पैकेट ऑफ एनर्जी में फॉर्म में चलता है, पैकेट ऑफ एनर्जी के फॉर्म में चलता है, डिस्क्रीट एनर्जी होता है। और डिस्क्रीट यानी क्वांटा यानी कि पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। तो इसके मतलब क्वांटम मैकेनिक्स इसको इस तरह से एक्सप्लेन करता है। फिर एक क्वेश्चन था कि इसको कौन एक्सप्लेन किया, तो इसको सर कॉम्पटन ने, इस फिनोमेना को सर कॉम्पटन ने 1923 में एक्सप्लेन किया। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कर रहा था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स इसको क्या कर रहा था, यानी कि इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना चाह रहा था क्लासिकल मैकेनिक्स। तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। अब किसका देखेंगे एक्सप्लेनेशन, क्लासिकल मैकेनिक्स का हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स को क्या एक्सप्लेन करता है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार क्या था, जो लेमडा और लेमडा डैश है, यानी कि लेमडा और लेमडा डैश में कोई डिफरेंस नहीं है,
यानी कि लेमडा लेमडा डैश इक्वल है। इसका मतलब समझिए, एक सिंपल इसका मतलब ये है कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ था, जो स्कैटर्ड वेवलेंथ था, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों सेम है। यानी कि टकराने के बाद भी वेवलेंथ सेम रहेगा, मतलब टकराने से पहले भी वेवलेंथ सेम रहेगा और टकराने के बाद भी वेवलेंथ सेम रहेगा। यानी कि वेवलेंथ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। जब एक्सपेरिमेंटली इसको पाया गया तो एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ कि लेमडा डैश यानी कि लेमडा जो स्कैटर्ड वेवलेंथ था वो इंसिडेंट वेवलेंथ से ज़्यादा आ रहा था, यानी कि लेमडा डैश माइनस लेमडा में कुछ डिफरेंस आ रहा था, जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बोल रहा था। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स था, क्या था हम देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, the incident wavelength is equal to scattered wavelength, that is lambda dash is equal to lambda। ये क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार ये ऐसा था, लेकिन एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि ऐसा नहीं था। एक्सपेरिमेंट में लेमडा डैश या लेमडा में डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको कौन एक्सप्लेन करता है। इसको क्वांटम मैकेनिक्स एक्सप्लेन करता है। और क्वांटम मैकेनिक्स को कौन एक्सप्लेन करते हैं? सर कॉम्पटन। कब? 1923 में इसको एक्सप्लेन करते हैं। और किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं इसको हम लोग जानेंगे, यानी कि उनका एजम्पशन क्या था, किस एजम्पशन की हेल्प से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया, इसको हम लोग जानेंगे। उससे पहले कुछ नोटेशन है, यानी कि कुछ हम टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके यहाँ पे। देखिए, पहला चीज यहाँ पे जो लेमडा है वो क्या है? इंसिडेंट वेवलेंथ है। इंसिडेंट वेवलेंथ। लेमडा क्या है? इंसिडेंट वेवलेंथ है। लेमडा डैश क्या है? स्कैटर्ड वेवलेंथ। स्कैटर्ड वेवलेंथ। ओके, यहां पे फाई क्या है? स्कैटर्ड एंगल। एंड थीटा क्या है? रिक्वाइल एंगल। ये कुछ टर्मिनोलॉजी नोटेशन है, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ऑलराइट, ये लेमडा है, यानी कि लेमडा डैश, ये लेमडा है। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद करना पड़ेगा, यानी कि अंडरस्टैंड होना चाहिए जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब देखिए हमको करना क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब एक्सपेरिमेंट से मेरे पास क्या आ रहा था कि लेमडा डैश माइनस लेमडा, एक डेल्टा लेमडा आ रहा था, यानी कि कुछ डिफरेंस आ रहा था। इस डेल्टा लेमडा को हम लोग बोल रहे हैं शिफ्टिंग वेवलेंथ। ये डेल्टा लेमडा क्या है? शिफ्ट इन वेवलेंथ है, यानी कि जो इनिशियल वेवलेंथ था और जो फाइनल वेवलेंथ था उसका डिफरेंस जो आ रहा था वो कुछ डेल्टा लेमडा आ रहा था। ये किसके अनुसार? ये एक्सपेरिमेंट के अनुसार आ रहा था। और हमको क्या निकालना है? हमको यही निकालना है, डेल्टा लेमडा डैश माइनस लेमडा, जो कि डेल्टा लेमडा, यही हम लोग को फाइंड करना है। इसको सर कॉम्पटन ने एक एजम्पशन के अनुसार इसको हेल्प से फाइंड किया। उसका उनका एजम्पशन क्या था वो हम लोग देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो व्हाट वी आर द एजम्पशन ऑफ कॉम्पटन टू एक्सप्लेन कॉम्पटन इफेक्ट। एजम्पशन of Compton to explain Compton effect. ठीक, तो देखिए क्या क्या एजम्पशन था कॉम्पटन को एक्सप्लेन करने। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट एजम्पशन था प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन, जो एनर्जी कैसा है? डिस्क्रीट है, जो प्लैंक पोस्टुलेट को फॉलो कर रहा था, यानी कि कॉम्पटन फॉलो द प्लैंक पोस्टुलेट बोल सकते हैं। कॉम्पटन फॉलोज द क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन बोल सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी।
इसका मतलब क्या है कि जो एनर्जी है, एनर्जी इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट डिस्क्रीट। एनर्जी कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि क्या है, डिस्क्रीट है। ऑलराइट, कोई दिक्कत नहीं। ये पहला पोस्टुलेट बोलते हैं, एजम्पशन बोल सकते हैं। दिस वाज द फर्स्ट एजम्पशन ऑफ कॉम्पटन। दूसरा एजम्पशन सब इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखेंगे। सेकंड एजम्पशन जो था, जो इलेक्ट्रॉन है किस तरह का इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है उस पर किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, यानी कि उस पर वो कोई किसी पोटेंशियल में नहीं रखा हुआ है, बोल सकते हैं। जो कि उसका v ऑफ x है वो कैसा है, जीरो है, मतलब कोई पोटेंशियल में नहीं है। और जो फोर्स उस पर लग रहा है वो भी जीरो है, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा रखा हुआ है, उस पर ना कोई फोर्स है ना कोई पोटेंशियल में रखा हुआ है। सिंपल फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता है। ऑलराइट, थर्ड है कि बिफोर कोलिजन इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। कोलिजन से पहले, मतलब कि जैसे ही इंसिडेंट करने से पहले, उस रेडिएशन के इंसिडेंट करने से पहले उस इलेक्ट्रॉन कैसा, किस स्टेट पे था, रेस्ट पे था। इनिशियली बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। इनिशियली इलेक्ट्रॉन कैसा है, रेस्ट पे है। ये सब एजम्पशन है, आपको ध्यान में रहना चाहिए बिफोर प्रूफ करने से पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वाज एट रेस्ट। इंसिडेंट कैसा होना चाहिए, जब कोलिजन होगा तो किस तरह का कोलिजन होगा, यानी कि जब एक्सरे यानी कि रेडिएशन जब उस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्राइक करेगा तो किस तरह का कोलिजन होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होना। किस तरह का, इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक, किस तरह का कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन होना चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। फिफ्थ, आफ्टर कोलिजन, यानी कि जब टकराव हो जाएगा, यानी कि एक्सरे जब टकरा जाएगा इलेक्ट्रॉन से, उसके बाद जो मास होगा इलेक्ट्रॉन का, वो कौन सा मास लेंगे, रिलेटिविस्टिक मास, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर करेंगे। दैट इज, और रिलेटिविस्टिक मास कंसीडर करेंगे आफ्टर कोलिजन, बोल सकते हैं आफ्टर कोलिजन relativistic mass of electron is considered। अब रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बहुत बार देखे हैं, m इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। राइट, ये क्या रिलेटिविस्टिक मास है, जहाँ पे ये एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है, एम क्या है, आफ्टर कोलिजन, वी वेलोसिटी है जिससे चल रहा है, सी स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिविस्टिक मास। इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इक्वेशन, और इसको बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास। इसको रिलेटिविस्टिक मास और इस पूरे इक्वेशन को रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कंप्लीट डेरिवेशन है। जब हम लोग स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ेंगे तो उसमें इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग करेंगे इसका, किसका मतलब, सिग्निफिकेंस क्या होता है। जब थोड़ा सा बताना चाहें कि अगर कोई पार्टिकल जब स्पीड ऑफ लाइट को जब अप्रोच करने लगता है तो उसका मास भी इंक्रीज करने लगता है, यानी कि जब कोई पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करेगा उसका मास इंक्रीज हो जाएगा। राइट, इसका कहने का मतलब ये है। तो ये रिलेटिविस्टिक मास है, इसके बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इसका यूज़ देखेंगे कि कहाँ पे प्रूफ करने में है। सिक्स्थ और इम्पॉर्टेंट जो है एजम्पशन था, उसमें एजम्पशन है कि इसमें कॉम्पटन ने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज किया था। हियर कौन सा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका उन्होंने यूज किया। ये 6 क्या है, ये 6 एजम्पशन था जिसके थ्रू कॉम्पटन इफेक्ट यानी कि जो शिफ्ट इन वेवलेंथ था उसको उनको डिराइव किया, यानी कि उसको एक्सप्लेन किया। ये 6 एजम्पशन है, इसको आप एक बार देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ओके, देख लिए, नोट कर लिए, ठीक है। अब इसको आगे करते हैं हम लोग। अब हम लोग इसको प्रूफ करने का कोशिश करेंगे। चलिए, अब प्रूफ करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी और अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जो फिगर था यानी कि जो हम लोग डायग्राम बनाए थे कुछ इस तरह से था। ये एक्सरे था, ये इलेक्ट्रॉन था। जब एक्सरे से टकराया तो क्या हुआ, एक्सरे टकराया तो स्कैटर कर गया किसी एंगल से, जो कि हम बोल रहे थे फाई एंगल से। इलेक्ट्रॉन रिकॉइल कर गया किसी थीटा एंगल से रिकॉइल कर गया। कुछ इस तरह से हम लोग बनाए थे। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। ओके, अब देखिए, इनिशियली जो इसका वेवलेंथ था लेमडा था, टकराने के बाद इसका जो वेवलेंथ हो गया लेमडा डैश हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एक्सरे है, इस एक्सरे का इनिशियल यानी कि इनिशियल
एनर्जी क्या होगा, यानी कि एनर्जी यानी कि ये रेडिएशन है, और किसी रेडिएशन का एनर्जी हम लोग इसे प्लैंक पोस्टुलेट से पढ़ चुके हैं, किसी रेडिएशन का एनर्जी कितना होता है, एच म्यू होता है, वेर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, म्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ऑलराइट। ठीक, उसके बाद जब कोलिजन हो गया तो कोलिजन होने के बाद एनर्जी क्या होगा, कोलिजन होने के बाद एनर्जी होगा एच म्यू डैश, यानी कि फ्रीक्वेंसी जो बाद में लेमडा है तो लेमडा डैश है तो लेमडा डैश मतलब म्यू डैश हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ऑलराइट। ये किसका हो गया, ये एनर्जी हो गया। मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन मोमेंटम क्या होगा, एच म्यू ओवर सी। अगर आपको मोमेंटम रेडिएशन यानी कि फोटोन यानी कि रेडिएशन का अगर मोमेंटम को नहीं पता कि किस तरह से निकालते हैं, तो हम लोग जो प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन है, इससे पहले 2 वीडियो पहले यानी कि आप देख सकते हैं, उसमें मैंने डिस्कस किया है फोटोन के प्रॉपर्टी के बारे में, यानी कि उसके बारे में डिटेल में डिस्कस किया कि फोटोन क्या है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि उसका मास क्या होता है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन है। अगर उसके बारे में जानना है तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एच म्यू हो गया क्या, पहले का इंसिडेंट होने से पहले रेडिएशन का एनर्जी मोमेंटम। बाद मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच म्यू डैश ओवर सी, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट, सी द स्पीड ऑफ लाइट, म्यू द फ्रीक्वेंसी आफ्टर द स्कैटरिंग, यानी कि स्कैटर होने के बाद, टकराने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। ये तो किसका हो गया, ये हो गया आपका फोटोन का यानी कि रेडिएशन का। अब इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी बिफोर 0 होना चाहिए, लेकिन नहीं, कोलिजन से पहले उसके पास एक एनर्जी था, वो था m0c², रेस्ट मास एनर्जी इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी बिफोर कोलिजन, जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी है। मोमेंटम क्या होना चाहिए, सही बात, मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इनिशियली रेस्ट पे था, इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था, तो उसका मोमेंटम 0 होगा, ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिफोर कोलिजन, कोलिजन के बाद इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक एनर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिलेटिविस्टिक एनर्जी, जिसको बोलते हैं mc² इज इक्वल टू mc, मास एनर्जी इक्विवेलेंस जिसको बोलते हैं, आइंस्टाइन द फेमस इक्वेशन दैट इज इक्वल टू mc², राइट। तो ये हो गया। उसके बाद इसका जो मोमेंटम होगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास टाइम वेलोसिटी। अभी जो ये v है वेलोसिटी है, इसको थोड़ा इसको देखिएगा ध्यान से, ये जो v है यहाँ पे ये वेलोसिटी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं, इसी को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिख लेते हैं। देखिए एनर्जी बिफोर कोलिजन, किसका एनर्जी लिखेंगे, ये फोटोन का एनर्जी क्या हो जाएगा, एच में, यानी कि रेडिएशन का एनर्जी हो जाएगा, किसका है, रेडिएशन का। फोटोन यानी कि रेडिएशन, आप उसको ये प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं, अगर इसमें प्रॉब्लम है कि फोटोन या रेडिएशन क्या बोल रहा था, आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख लीजिए, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये रेडिएशन का एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो जाएगा, बिफोर कोलिजन बात हो रहा था, m0c², रेस्ट मास एनर्जी। आफ्टर कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगा, कोलिजन के बाद फोटोन का एनर्जी होगा h म्यू डैश, फोटोन यानी कि रेडिएशन बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी मास की प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस से आ जाएगा, इज इक्वल टू mc²। ऑलराइट, ये हो गया। अब क्या हो गया, तो एनर्जी हो गया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे हम लोग मोमेंटम के बारे में, कि मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन जो हो जाएगा P इज इक्वल टू एच म्यू ओवर सी, किसका हो जाएगा, रेडिएशन का। ये लिखने का जरूरत नहीं, आपको पता हो जाएगा। ये मोमेंटम किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का, जो कि इनिशियल मोमेंटम 0 था। फिर आफ्टर कोलिजन मोमेंटम P किसका, रेडिएशन का, और ये इलेक्ट्रॉन का, जो कि क्या हो गया, mv हो गया। कोई दिक्कत नहीं आता, नो प्रॉब्लम। ठीक है,
इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बिहाफ पे हम लोग उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रहना होगा, करना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो देखिए, प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को देखिए, हम लोग लगाएंगे पहले कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, पहले हमको इनिशियल एनर्जी देखना पड़ेगा और बाद में कोलिजन के बाद जो एनर्जी होता है उसको देखेंगे। तो देखिए, इनिशियल एनर्जी कितना है, टकराने से पहले फोटोन का एनर्जी कितना है, hν है, और टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है, m0c²। तो इनिशियल एनर्जी यानी कि बिफोर कोलिजन एनर्जी क्या हो जाएगा, hν हो जाएगा, किसका, फोटोन का, यानी कि रेडिएशन का, और m0c² किसका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोलिजन के बाद एनर्जी क्या हो जाएगा, दोनों का, रेडिएशन का हो जाएगा hν', इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा एनर्जी, mc²। तो यहाँ पे लिख देंगे hν' प्लस mc²। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या करते हैं, हम लोग अरेंज करते हैं। अब इसको हम लिखेंगे hν, यहीं से लिख रहे हैं, hν माइनस hν' प्लस m0c² इज इक्वल टू mc²। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कुछ नहीं किया, इसको इधर से इधर कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया और इसको एक इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लगाएंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने के लिए भी आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे वेक्टर रेजोल्यूशन का काम होगा, यानी कि वेक्टर को किस तरह से रिजोल्व करते हैं। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता है तो आप क्लास 12th में जाएं, क्लास 12 का बुक उठाएं, वहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लास 12th का पार्ट है वेक्टर रेजोल्यूशन। क्योंकि इसमें हम लोग जो कोलिजन हो रहा है उसको हम कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, एक्स और वाई के कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। अगर उसमें प्रॉब्लम है तो फिर आप जाकर 12th का वेक्टर कैलकुलस देखिए या तो वेक्टर अलजेब्रा देखिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये तो 12th का पार्ट है। तो इसके बारे में उतना डिस्कस नहीं करूँगा डिटेल में, इसको थोड़ा हम ब्रीफ में ही डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से है। इनिशियली जो रेडिएशन का मोमेंटम कितना है, यानी कि रेडिएशन मोमेंटम कहता है hµc, यानी कि hμ/c। बाद में जो मोमेंटम होगा वो कितना हो जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो 2 डायरेक्शन में आएगा, एक एक्स डायरेक्शन में भी आएगा, एक वाई डायरेक्शन में ही आएगा, यानी कि 2 तरफ इसका रिजोल्यूशन होगा, यानी कि एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट होंगे। तो जब एक्स में अगर हम देखेंगे, एक बार एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे, एक बार वाई एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे। तो जब हम इसका एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखेंगे तो देखिए hµ' का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसका जब हम रेजोल्यूशन करेंगे एक्स के लॉन्ग, तो जिसके लॉन्ग थीटा होता है, यानी कि जिसके एंगल होता है उसके साथ कौन सा कंपोनेंट आता है, कॉस आता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस फोटोन यानी कि रेडिएशन का हो जाएगा बाद में hµ cos 5 एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम हो जाएगा इसके अलॉन्ग वो कितना हो जाएगा, mv cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसका मोमेंटम, इस रेडिएशन का मोमेंटम वाई के लॉन्ग, तो वाई के लॉन्ग इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, जिसके साथ एंगल है उसके साथ क्या हो जाता है, कॉस आता है, और उसके परपेंडिकुलर क्या आता है, साइन आता है। तो इसके अलॉन्ग यानी कि वाई के अलॉन्ग जो रेडिएशन का जो मोमेंटम हो जाएगा कितना हो जाएगा, hµ' sin 5, hµ' sin 5, कोई दिक्कत नहीं। और इस इलेक्ट्रॉन का इसके अलॉन्ग मोमेंटम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा mv sin थीटा, क्योंकि इसके साथ एंगल थीटा है तो इसके अलॉन्ग जो हो जाएगा साइन थीटा वो भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ तक। इसको एक बार और देख लीजिए। कुछ नहीं किया, सिर्फ वेक्टर का रेजोल्यूशन किया है, इसमें वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व किए हैं। किस तरह से रिजॉल्व करते हैं ये आपको वेक्टर एनालिसिस में आपको पढ़े होंगे पक्का, इसके बारे में जानते होंगे आप, तो इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसके अलॉन्ग, अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे। पहले तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे, फिर वाई एक्सिस के अलॉन्ग लगाएंगे। तो क्या लगा रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे। तो बिफोर कोलिजन से पहले कि सिर्फ इसके पास मोमेंटम था, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम, सॉरी रेडिएशन के पास मोमेंटम था, और वो रेडिएशन के पास मोमेंटम कितना था बिफोर कोलिजन, hµ/c। देखिए यहाँ पे रेडिएशन का मोमेंटम बिफोर कोलिजन कितना था,
एच म्यू कहाँ गया, एच म्यू अपॉन सी, ये है, ये वहाँ पे लिख दिए, प्लस इलेक्ट्रॉन का बिफोर कोलिजन मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन तो रेस्ट पे था तो उसका मोमेंटम जीरो हो जाएगा। फिर बाद में मोमेंटम किसका, रेडिएशन का कितना होता है, एच म्यू डैश ओवर सी। आप देख सकते हैं, आप वहाँ पे जहाँ पे लिख रहे हैं आप वहाँ पे देख सकते हैं। और उसके साथ कौन सा कॉम्पोनेंट आ जाएगा, कॉस फाई आ जाएगा, प्लस एक्स एक्सिस के लॉन्ग है तो जो रेडिएशन है उसके साथ कौन सा हो जाएगा, एम वी, वी इज अ वेलोसिटी, एम इज अ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कॉस थीटा। ऑलराइट, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, या इसको इक्वेशन 2 मत मानिए, अभी इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। क्या कीजिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर लाएंगे तो एच म्यू ओवर सी माइनस एच म्यू डैश अपॉन सी इंटू कॉस फाई इक्वल्स टू एम म्यू या एम वी कॉस थीटा। सी को कॉमन लेकर किधर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस फाई इज इक्वल टू एम वी सी कॉस थीटा। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ऑलराइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब लगाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। हम लोग सिंपल है, इसमें सिर्फ कंजर्वेशन मोमेंटम। देखिए फिजिक्स खत्म हो गया था, अभी सिर्फ मैथमेटिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में इसलिए कहा जाता है कि अगर मैथमेटिक्स स्ट्रांग है तो क्वांटम मैकेनिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर मैथ वीक है तब फिर क्वांटम मैकेनिक्स में दिक्कत हो सकता है। अब हम लोग लगाएंगे कंजर्वेशन मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस। किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे। तो इनिशियली देखिए वाई एक्सिस के अलोंग ना तो इलेक्ट्रॉन जा रहा था और ना ही रेडिएशन जा रहा था। इस फिगर से पता चलता है कि इनिशियली वाई के अलोंग यानी कि ना तो रेडिएशन है और ना ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन और रेडिएशन इनिशियली एक्स एक्सिस पे है, वाई में कोई मोमेंटम नहीं है, वाई में कोई मोशन नहीं है, तो मोमेंटम वाई में जीरो होगा, यानी कि कोई मोमेंटम नहीं होगा इनिशियली। लेकिन बाद में मोमेंटम होगा दोनों के पास, वो मोमेंटम होगा एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई। किसका, रेडिएशन का। देखिए रेडिएशन का एच म्यू डैश ओवर साइन फाई है ना, इसके अपन कंपोनेंट तोड़े तो और इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, एम भी साइन थीटा माइनस में, तो माइनस एम भी साइन थीटा। ऑलराइट, अब इसको हम लोग इधर कर देते हैं तो हो जाएगा एच म्यू डैश अपॉन सी साइन फाई इज इक्वल टू एम भी साइन थीटा। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। इसको क्या कर लिए, इसको इक्वेशन 3 मान लिए। अब क्या करना है, कुछ थ्योरम तो लगाना पड़ेगा ना, प्रूफ करना है कि लेमडा डैश माइनस लेमडा लाना है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करें, सबसे पहले अब देखते हैं कि क्या किया जाए। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे लिख रहे हैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 2 and 3 वी गेट। स्क्वायर करके ऐड करेंगे इक्वेशन 2 को और 3 को, उसके बाद देखते हैं हमको क्या मिलता है। ओके, तो स्क्वायर करिए, एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, एक बार इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ठीक है हम लोग स्क्वायरिंग ऐड ही करना है। तो इसको स्क्वायर करते हैं, दैट इज एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कॉस फाइव का स्क्वायर प्लस इसका, या इसको सी को इधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, एच म्यू डैश साइन फाइव इक्वल्स टू एम वी सी साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर दिए, और इसको भी लिखेंगे यहाँ पे प्लस एम वी सी कॉस थीटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या किए आप फिर से देखिए, बस LHS को यहाँ पे LHS स्क्वायर करके ऐड कर दिए और RHS को RH के साथ स्क्वायर करके ऐड कर दिए, बस और कुछ नहीं किया इसमें, सिंपल है, कुछ नहीं किया उसके अलावा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग को खोलेंगे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। इसको जब खोलेंगे हम लोग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको जब हम लोग ओपन करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में खुलेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, cos फाई ये हो गया, प्लस ये हो गया। अब यहां से देखिए ये दोनों में से कॉमन है, एम वी सी दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये एम वी सी कॉमन हो जाएगा, दोनों का स्क्वायर है तो यहां से हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन। लेकिन इसके अंदर साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा अंदर में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, तो ये खत्म हो गया, सिर्फ ये बच जाएगा। तो अब जो बचेगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यूडस स्क्वायर कॉस फाई माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस फाई प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन लेंगे, ये और ये इसमें से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉमन, यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर, ऑलराइट, ये एज इट इज, प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, इसके साथ भी स्क्वायर होगा, ये लिखे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, इस इंटिटी में क्या बच गया, यहाँ पे बच गया कॉस स्क्वायर फाई, और इस इंटिटी में बच गया साइन स्क्वायर फाई, ऑलराइट, और ये ऐसी बच गया 2h स्क्वायर म्यू मी डैश कॉस फाई। इसीलिए आपको बोला है कि अब ये कुछ नहीं बचा, सिर्फ मैथमेटिक्स है, यानी कि पूरा का पूरा कैलकुलेशन भरा हुआ है इसमें, अब सिर्फ मैथ बचा हुआ है, ठीक है। अब जैसा कि पता है कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, सिर्फ कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1 हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे सिर्फ बच गया एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, माइनस 2h स्क्वायर म्यू म्यू डैश कॉस फाइव इक्वल्स टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर, ऑलराइट। हम लोग यहाँ तक इक्वेशन 3 मान चुके थे, तो इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। किसी तरह से हमको लाना तो है ना, तो उसको तो प्रूफ करना ही पड़ेगा, ओके। इक्वेशन 4 अब क्या करें, अब कुछ देखना पड़ेगा, अब क्या किया जाए। अब देखते हैं, अब करते हैं हम लोग इक्वेशन 1 को लाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था, एच म्यू माइनस एच म्यू जेड प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू एम सी स्क्वायर, एच म्यू माइनस एच म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट है, क्या करते हैं, उसको दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। इसको प्रूफ करना है तो स्क्वायर करके देखते हैं कुछ हो सकता है क्या, स्क्वायर करके देख लेते हैं हम लोग। तो एच म्यू माइनस एच म्यू डैश डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, क्यों, इसका स्क्वायर किए तो ये नहीं हो, यानी कि हमको कुछ इस तरह से कर रहे हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर किए, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे, अब इसके बाद स्क्वायर करके हम लोग देखते हैं कि क्या होता है, तो इसको आपको नोट करके रखना होगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होगा। चलिए तो इसको देखते हैं हम लोग क्या होता है। यह कुछ था मेरा एच म्यू माइनस एच म्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, इसको खोलेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे एच म्यू माइनस एच म्यू डैश का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो ये 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए एच म्यू माइनस एच म्यू डैश 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज एम नॉट सी स्क्वायर, ऑलराइट।
इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। ठीक है, अब इसको खोलेंगे हम लोग, तो इसको जब ओपन करेंगे यानी कि इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज एच स्क्वायर म्यू डैश, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2 एच म्यू माइनस एच म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4। ऑलराइट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर, हम लोग कहाँ तक मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान चुके थे, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। अब क्या करना है, आप कुछ और देखते हैं इसको कैसे तरह से सॉल्व किया जाए। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 5 को 4 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि जो 4 इक्वेशन था, ये था ना 4 था, क्या करते हैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, यानी कि इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। ओके, तो इसको देखते हैं। नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 5 फ्रॉम 4, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, v 5 माइनस 4 कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, तो देखिए क्या होता है, यानी कि इक्वेशन 5 क्या था, इक्वेशन 5 ये है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं एज इट इज, इक्वेशन 5 को एज इट इज लिख लेते हैं, जो कि क्या था, एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर म्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4। अगर माइनस प्लस का थोड़ा भी गलती हो गया तो फिर पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा, इसको उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। म्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर, ये क्या हो गया, ये LHS हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। इससे इक्वेशन 4 को माइनस करना था, मतलब कि अब हमको इसको ये लिखना पड़ेगा निगेटिव साइन के साथ। इसको देखिएगा, तो इसको निगेटिव साइन के साथ हम लोग लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर। अब माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा इधर साइड, प्लस 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस 5, ये LHS हो गया, इक्वल्स टू RHS। अब इसका RHS क्या है, ये है, यानी कि एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये LHS हो गया, ये RHS हो गया। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं कुछ कैंसिल होता है क्या, कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो ये इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। कुछ और कैंसिल हो रहा है, देखिए नहीं कुछ कैंसिल नहीं होता, इसको लिख देंगे, यानी कि कुछ कैंसिल नहीं होता, हम लिखेंगे 2h स्क्वायर म्यू डैश प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस एच म्यू डैश, ऑलराइट, एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, सब लिख देंगे इधर, इक्वल्स टू, नहीं एक चीज़ और बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, प्लस 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस 5 इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस एम स्क्वायर म्यू स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ तक। अब देखिए कुछ और करना चाहते हैं हम, देखिए इसमें से ये प्लस है, याद रखिएगा, ये और इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, एकदम निकल रहा है, 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉमन निकल जाएगा, यानी कि दोनों में से हम जब कॉमन निकालेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉमन निकल जाएगा, लेकिन अंदर क्या बच जाएगा, अंदर ये cos 5 बच जाएगा, cos 5, और इधर -1 बच जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें से कॉमन निकल गया, क्या बच गया, अब बच गया एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस यहाँ से h कॉमन निकाल लेंगे तो 2h, इसमें से h कॉमन निकालेंगे तो 2h म्यू माइनस म्यू डैश, ऑलराइट, और इसको यहाँ पे इक्वल टू लिख देंगे। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकालना है हमको, तो इसमें से हम लोग एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन निकाल रहे हैं। क्या निकाले, एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन निकाले, ऑलराइट। अब जब एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन निकाले तो देखिए यहाँ तो एम स्क्वायर तो पहले से ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ सी टू द पावर 4 कॉमन निकाले, यानी कि इसको हमको सी टू द पावर 4 बनाना पड़ेगा। और जब इसको सी टू द पावर 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई और सी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब सी टू द पावर 4 बच जाएगा। तो सी टू द पावर 4 निकाल लेंगे तो नीचे में क्या बच जाएगा, सी टू द पावर 2 बच जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर बच जाएगा। बात है समझ में क्या बोलना चाहे, यहाँ पे सी स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो अगर एम नॉट सी टू द पावर 4 निकाले तो यहाँ पे ये हो जाएगा।
अब इसको एक चीज़ और अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। देखिए वहाँ पे जो एम जो बोले थे आपको, मैंने क्या बताया था कि एम रिलेटिविस्टिक मास है, यानी कि एम जब रिलेटिविस्टिक मास है तो यहाँ पे एम रिलेटिविस्टिक मास क्या होता है, रिलेटिविस्टिक मास होता है एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर होता है। हमको एम स्क्वायर चाहिए, यानी कि इसका जब हम स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये मेरे को क्या मिल जाएगा, ये मेरे को मिल जाएगा एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर, और नीचे स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो बच जगह 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसको उठा के इसमें एम स्क्वायर की जगह पे रख देंगे, इसके जगह पे हम पुट कर देंगे, इस एम स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा यहाँ पे मेरे को जो मिलेगा वो हो जाएगा 2h स्क्वायर म्यू डैश कॉस 5 माइनस 1 प्लस एम नॉट सी टू द पावर 4 राइट, प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश इक्वल्स टू एम स्क्वायर की जगह पे हम ये रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, एम नॉट स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पे सी टू द पावर 4 ऑलरेडी है पहले से, इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, जब इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 2h स्क्वायर म्यू डैश cos 5 माइनस 1 प्लस एम नॉट सी टू द पावर 4 प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश इक्वल्स टू, अब सिर्फ ये बच जाएगा एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4, कोई दिक्कत नहीं, एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एम नॉट की जगह पे स्क्वायर था, यहाँ पे इसको ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर है, देखिए यहाँ पे एम नॉट स्क्वायर स्क्वायर छूट गया था तो स्क्वायर लिख लिया फिर से एम स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 एम नॉट सी टू द स्क्वायर पावर दोनों सेम है, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कट गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, जब इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा 2h स्क्वायर म्यू डैश cos 5 माइनस 1 बच गया, प्लस 2h म्यू माइनस म्यू डैश इक्वल्स टू 0, क्योंकि इससे कैंसिल हो गया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करेंगे, अब देखिए किसी तरह से प्रूफ तो करना है, तो इसमें से -1 कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। तो जब -1 कॉमन निकाल के उसको 10 साइड भेज देंगे, यानी कि पहले -1 कॉमन निकालते हैं, जैसे 2h स्क्वायर म्यू डैश -1 कॉमन निकाले तो पॉजिटिव हो जाएगा माइनस cos 5, और इसको इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा -2h म्यू माइनस म्यू डैश। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए तक, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से h से एक h कैंसिल हो जाएगा, और नेगेटिव से ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, और 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, समझ में आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक h से एक h कैंसिल हो गया, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा h म्यू डैश 1 माइनस cos 5 इज इक्वल टू म्यू माइनस म्यू डैश। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है, कैसे किया समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए इस पेज में हम लोग इधर लिखते हैं, यानी कि अनदर पेज कंसिडर करते हैं, उसमें अब हम लोग इसको लिखेंगे, हमको तो लाना है किसी तरह से, तो उसको लेके आना ही है भाई। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, अब देखो जो हम लोग निकाले हैं h म्यू डैश इंटू 1 माइनस cos 5 इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू डैश, ठीक है। और कुछ टर्म छूट रहा है मेरा, वो क्या छूट रहा है मेरे को देखना पड़ेगा एक चीज, हाँ मेरा क्या छूट रहा है, देखिए इसके साथ एक टर्म था 2h म्यू डैश के साथ मेरा से एक टर्म था जो कि मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, छूट रहा है, देखिए ये वही तो बोले कि कुछ हो रहा है, देखिए एम नॉट सी स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, ये एम नॉट सी स्क्वायर इसके साथ पहले से था, ऑलरेडी था, यानी कि यहाँ पे एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा, एम नॉट सी स्क्वायर, इसके साथ भी एम नॉट सी स्क्वायर कुछ छूट रहा था, सॉरी, इसको देख लीजिए, इसके साथ एम नॉट सी स्क्वायर पहले से ऑलरेडी था, तो यानी कि इसके साथ एम नॉट सी स्क्वायर आ जाएगा, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, ऑलराइट, ये पहले से था इसके साथ मल्टीप्लाई में, ये छूट रहा था, ठीक है, तो एम नॉट सी स्क्वायर हो गया। अब क्या कीजिए, इसको इधर कर दीजिए, यानी कि h म्यू डैश अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर इधर कर दीजिए, 1 माइनस cos 5 को ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा म्यू माइनस म्यू डैश, कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या करेंगे, इस म्यू म्यू डैश को इधर कर देंगे, यानी कि इसको इधर डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको इधर डिवाइड कर देंगे तो मेरे साथ क्या बचेगा, एच एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव इक्वल्स टू म्यू माइनस म्यू डैश अपॉन में म्यू म्यू डैश। क्या किए, बस कुछ नहीं किए, म्यू म्यू डैश को इधर करके डिवाइड कर दिए जो मल्टीप्लाई में था। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, इसको इधर कर लेते हैं, तो दैट इज म्यू अपॉन में म्यू म्यू डैश माइनस, या इसको बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, देखिए इसको इधर कर लिए, फिर उसके बाद इसको इधर लिखेंगे म्यू डैश अपॉन म्यू म्यू डैश इक्वल्स टू एच एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। अब देखिए म्यू से म्यू कट गया, म्यू डैश से म्यू डैश कट गया, तो क्या बचेगा, 1 अपॉन म्यू डैश बच गया, माइनस 1 अपॉन म्यू बच गया, इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव। ऑलराइट, तो ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में आ गया। हमको किसके टर्म में लाना है, मेरे को वेवलेंथ के टर्म में लाना है। किसके टर्म में, वेवलेंथ के टर्म में। तो आपको एक चीज पता होगा कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन होता है। वो रिलेशन क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू होता है, और बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा होता है। कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस इक्वेशन में अगर हमको वेवलेंथ के टर्म में इसको लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना पड़ेगा, सी से सब पूरे मतलब एलएचएस आरएचएस दोनों साइड मल्टीप्लाई, मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों साइड सी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को इस तरह से सी अपॉन म्यू डैश माइनस सी अपॉन म्यू इज इक्वल टू एच सी अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाइव से क्या किया, सी से मल्टीप्लाई कर दिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए सी अपॉन म्यू डैश क्या बच जाएगा, सी अपॉन म्यू डैश क्या है, लेमडा, यानी कि अगर ये लेमडा डैश रहेगा तो म्यू डैश हो जाएगा, तो सी अपॉन म्यू डैश क्या हो जाएगा, लेमडा डैश हो जाएगा। सी अपॉन म्यू क्या हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, अपॉन में एम नॉट सी बच जाएगा, यह क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस फाइव। यही हमको क्या करना था, लाना था, यही हम लोग को लाना था 1 माइनस कॉस फाइव। यही हो गया कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी कि जो भी शिफ्ट था, यानी कि इसी को हम लोग बोल रहे थे लेमडा डैश माइनस लेमडा क्या था, डेल्टा लेमडा। और ये डेल्टा लेमडा क्या था, शिफ्ट इन वेवलेंथ था। ऑलराइट, ये तो शिफ्ट इन वेवलेंथ आ गया। अब देखो यहां से जो एच अपॉन एम नॉट सी है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेव लेंथ। ये क्या आ गया, एच अपॉन एम नॉट सी क्या है, कॉम्पटन वेव लेंथ, इसको हम लोग बोलते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो एक चीज और, जिस तरह से फाई एंगल की फाई पे डिपेंड कर रहा है, ये फाई जिस तरह से वेरी करेगा उस तरह से क्या होगा, शिफ्ट में वेरी होगा। तो एक कंडीशन जानते थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स बोल रहा था कि जो लेमडा डैश के बराबर, लेमडा के बराबर होगा, यानी कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो स्कैटर्ड वेवलेंथ के बराबर होगा, वो भी होगा, लेकिन एक कंडीशन पे होगा, जब फाई कितना होगा, जब फाइव जीरो होगा, यानी कि फाई का वैल्यू अगर हम जीरो पुट कर देते हैं तो कॉस फाइव 1 बन जाएगा, और जब कॉस फाइव 1 बन जाएगा तो ये पूरा क्वांटिटी 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये जीरो हो जाएगा। तो लेमडा डैश माइनस लेमडा के बराबर होगा कब, जब मेरा फाई कितना होगा, 0 डिग्री होगा। जब फाई 0 डिग्री होगा तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगा, देखो लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू क्या है, एच अपॉन एम नॉट सी है। अब जब 1 माइनस कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री जानते हो 1 होता है, तो यहाँ से लेमडा डैश माइनस लेमडा मेरा क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम नॉट सी हो जाएगा, और ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये टर्म खत्म होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लेमडा इज इक्वल 0, दैट इंप्लाइज लेमडा डैश इक्वल्स टू लेमडा, यानी कि लेमडा डैश के बराबर हो जाएगा। तब होगा जब 5 का वैल्यू 0 डिग्री होगा, यानी कि जब कॉस फाइव 0 होगा, जब कॉस फाइव 1 होगा, तब क्या हो जाएगा, लेमडा डैश लेमडा के बराबर हो जाएगा। यानी कि टकराने के बाद स्कैटर ही नहीं किया, जिसे टकराया वैसे निकल गया, उस केस में ऐसा हो सकता है। अगर डिफरेंट केस इसमें बन सकता है। अगर आप 5 को देखिएगा, आप रख के 5 को 90 डिग्री रखेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, 5 को अगर आप 0 डिग्री रखेगा तो क्या कंडीशन बनेगा, 5 को 180 डिग्री रखेगा यानी कि पाई रखिएगा तो क्या कंडीशन बनेगा, यानी कि अगर पाई/2 रखिए या 0 डिग्री कुछ भी रखिए, तो किस तरह से ये शिफ्ट इन वेवलेंथ आता है वो आप चेक कर सकते हैं।
और इस पर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी होता है, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो ये तो था आपका कॉम्पटन वेवलेंथ। यहाँ पे जो एच अपॉन एम नॉट सी का जो वैल्यू होता है, जैसे कॉम्पटन सिर्फ का जो एच अपॉन एम नॉट सी का जो वैल्यू होता है वो 0.0242 एमस्ट्रॉन के अप्रॉक्स होता है, कुछ इस तरह से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ इस तरह से इसका वैल्यू भी होता है, तो इसको भी आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका कॉम्पटन शिफ्ट आ गया, यानी कि ये तो कॉम्पटन वेवलेंथ आ गया, इसको याद रखें। इसको हम लोग कॉम्पटन वेवलेंथ, जहाँ पे आपको एच प्लैंक कांस्टेंट हो गया, एम रेस्ट मास हो गया, और सी स्पीड ऑफ लाइट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था कॉम्पटन वेवलेंथ, यानी कि ये वेवलेंथ में जो शिफ्ट आ रहा था उसको सर कॉम्पटन है 1923 में इसको प्रूफ कर दिया। इसमें कुछ और चीज़ है जो कि जानना जरूरी है, जैसे कि पहला टर्म है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिक्वाइल किया था, इसमें देखिएगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो रिक्वाइल कर रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा आप बता सकते हैं, सोच के बताइए। एनर्जी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिक्वाइल इलेक्ट्रॉन कितना होगा? सही बात, अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा चीज़। हाँ, अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो एनर्जी में जो डिफरेंस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी बनेगा भाई, जो भी डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में, दैट इज के क्या हो जाएगा, एनर्जी में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज एच म्यू माइनस एच म्यू डैश, यानी कि जो पहले एनर्जी था बाद में जो एनर्जी है उसका जो डिफरेंस होगा वही तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, वही काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। सही जवाब। दैट इज के इज इक्वल टू यहाँ से एच क्या करेंगे, म्यू माइनस म्यू डैश हो जाएगा। अब प्रॉब्लम है कि ये म्यूडस कहाँ से निकालें, क्योंकि म्यूडस तो मेरे को पता नहीं है, तो म्यूडस निकालेंगे इस रिलेशन से, यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग म्यूडस निकाल लेंगे, क्योंकि 1 म्यूडस मेरे को पता है -1 म्यू, तो यहाँ से हम लोग म्यूडस निकालेंगे। जो बाद में जो वेवलेंथ आता है उसके टर्म में हमको पता नहीं, लेकिन उसको निकालेंगे। देखिए आप किसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 1 म्यूडस माइनस 1 म्यू था, दैट इज एच अपॉन क्या था, एम नॉट सी स्क्वायर था, 1 माइनस कॉस फाई था। अब देखो इसको ऐसे ही रखेंगे, 1 म्यूडस को ऐसे ही रखेंगे, इसको इधर कर देंगे तो प्लस में चल जाएगा, प्लस एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको एलसीएम लो, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मेरा आ जाएगा। जब इसको एलसीएम लेकर के आप सॉल्व कीजिएगा तो कुछ इस तरह से आएगा, 1 प्लस एच म्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई अपॉन में म्यू। जब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कीजिएगा, बहुत ईजी, एलसीएम लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिए, इधर कर दीजिए, इसके बाद इसको एलसीएम लेके कीजिएगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब हमको तो म्यू चाहिए, 1 म्यू है तो उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि म्यू डैश मेरे को आ जाएगा म्यू अपॉन 1 प्लस एच म्यू एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए जो ये एच म्यू अपॉन एम नॉट सी है, इसको हम लोग बीटा बोलते हैं। बीटा कोई कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी से इसको बोल देते हैं, इसको हम लोग बीटा, यानी कि इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। और इतना नहीं लिखना चाह रहे हैं, इसकी जगह पे हम बीटा लिख देंगे, तो सिंपल जो यहाँ पर से म्यू डैश निकल के आ जाएगा मेरा, वो हो जाएगा तो आपका म्यू अपॉन 1 प्लस बीटा 1 माइनस कॉस फाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 माइनस कॉस फाई का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको पढ़े हैं, हमको पता है कि इस तरह से होता है। 1 माइनस कॉस फाई इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे हम लोग वही पुट करेंगे, थीटा के टर्म में है, इसको फाई के टर्म में लिखेंगे, तो हम लोग जब यहाँ पे लिखेंगे तो म्यूडस क्या आ जाएगा मेरा, म्यू अपॉन 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर फाई बाई 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये म्यू डैश को क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर कोई भी, इक्वेशन ए मान लीजिए, ए को बी मान लीजिए, फ्रॉम ए एंड बी मेरे को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एच, पहले से कॉमन था माइनस म्यू, इसके जगह पे ये आ जाएगा, ये बी म्यू अपॉन 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर फाई बाई 2। जब इसको हम लिखेंगे, यानी कि इसको जब लिखेंगे कि के ही क्या आ जाएगा, यहाँ से म्यू म्यू कॉमन आ जाएगा, तो जब म्यू कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एच म्यू और 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस वन अपॉन में ये पूरा 1 प्लस 2 बीटा साइन स्क्वायर फाई बाई 2, राइट। -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, जो काइनेटिक एनर्जी बच जाएगा वो हो जाएगा
एच म्यू अपॉन में 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 अपॉन में 1 + 2 बीटा साइन स्क्वायर। मेरा वीडियो खत्म हो गया था, बंद हो गया था क्योंकि मेरा ये जितना कैपेसिटी था फुल हो गया। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया था 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 1 + 2 बीटा साइन स्क्वायर 5/2 क्या था, रिक्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, रिक्वायर एनर्जी हो गया काइनेटिक एनर्जी। अब एक टर्मिनोलॉजी हम लोग और यूज करते हैं, रिलेशन बिटवीन थीटा एंड फाई। क्या करते हैं, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन। थीटा क्या है, रिक्वायल एंगल है, फाई क्या, स्कैटरिंग एंगल है। इसके बीच में एक रिलेशन होता है, वो है आपका, उसको भी याद कीजिएगा। इसका हम प्रूफ नहीं करने जा रहे हैं। वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू कॉट 5/2 अपॉन 1 + बीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा और फाई के बीच में रिलेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी, इस टर्मिनोलॉजी को भी याद रखिएगा। वेयर बीटा क्या है, एच म्यू अपॉन m0 c²। एच क्या, प्लैंक कांस्टेंट, म्यू फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, m0 रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और c है स्पीड ऑफ लाइट। तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। यानी कि ये आपका हो गया कंप्लीट कॉम्पटन इफेक्ट। जो भी कॉम्पटन इफेक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है, ये कंप्लीट है कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। अब यहाँ से आप कोई भी न्यूमेरिकल आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये कॉम्पटन इफेक्ट हो गया है। अब यहाँ से क्या हो गया, जो भी हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट बात कर रहे थे, अब यहाँ से एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट होगा। अब एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स कहने का मतलब हुआ कि क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट था, लेकिन एक्चुअली कहने का मतलब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे कि डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डुअलिटी के बारे में पढ़ेंगे, डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि लाइट का डुअल नेचर क्या है, लाइट के पास वेव पार्टिकल नेचर कैसे है, क्या है, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। और यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स का एक्चुअल स्टार्ट होता है। यानी कि यहीं से हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है, डिराक नोटेशन क्या है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, एक्चुअल प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम मैकेनिक्स किस तरह से वर्क करता है, किस टर्मिनोलॉजी है। यानी कि जैसे उसमें डिफरेंट सिचुएशन होता है, डिफरेंट स्टेट होता है जिसमें पार्टिकल को हम लोग रखते हैं, उसके बाद उस पर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से वो बिहेव करता है। तो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिक्स वाला नेक्स्ट वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात करेंगे, ब्यूटी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स वहीं से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और इस वीडियो को देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, फॉर मोर कंटेंट मैं इसके रिगार्डिंग में क्वांटम मैकेनिक्स का पूरा वीडियो लेक्चर डाल दूंगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो चलिए मैं यहाँ से चलता हूँ, आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।